हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं लेकर के आया हूं कि 498 एक दहेज प्रथा का अगर मुकदमा हो जाए तो क्या करें। अगर 498 ये दहेज प्रथा का मुकदमा हो जाए तो क्या करें। अगर झूठे नाम लिख जाएं, अगर पत्नी पूरी फैमिली के झूठे नाम अगर एफआईआर में लिखवा दें तो क्या करें, कैसे निकलेंगे, नाम एफआईआर से कैसे निकलेंगे, गिरफ्तारी से कैसे बचें, मुकदमे का सलूशन कैसे निकालेंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोग को मेरी वीडियो देखी हो और भी या ये भी देखें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। तो मैं बात करता हूँ कि 498 दहेज प्रथा के मुकदमे में अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपकी वाइफ थाने जा कर के आपके खिलाफ दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा दर्ज कराती है। वो लिखवाती है कि मुझे मारा पीटा है, घर से निकाल दिया है, या दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते हैं, कार मांगते हैं, कैश मांगते हैं, जो भी इल्ज़ाम वो लगाए। मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी अगर इल्ज़ाम सीरियस या वो स्थिति नहीं होगी डेंजरस, खतरनाक। मान लीजिए अगर आपने वाकई में मारा है उसे और उसकी चोट भूल गई है, जख्म है, सर में चोट है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस स्थिति में तो आपकी गिरफ्तारी तुरंत ही हो जाएगी एफआईआर दर्ज होकर के। उसमें ना ही कोई जांच होगी, ना ही कोई विवेचना होगी, पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद में ही दूसरे काम होंगे। अगर मान लीजिए पुलिस वालों के पास वाइफ जाती है और मुकदमा लिखाती है तो पुलिस वाले भी जान लेते हैं कि मुकदमे में सच्चाई क्या है। हालांकि तहरीर उन्हें लेनी पड़ती है, मुकदमे की जांच के लिए भी तहरीर लेंगे और एफआईआर सुननी पड़ती है उन्हें, जो शिकायत है। और वो लिखते भी हैं कौन कौन इसमें शामिल था, फैमिली के नाम भी लिखते हैं, सब बातें लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो स्थिति को जांच लेते हैं कि इसमें गिरफ्तारी होनी है, ज़रूरी है या नहीं। वो स्थिति को देख करके ही कार्रवाई करते हैं। उसके बाद में अगर आपकी पत्नी यहाँ पर मुकदमे का लिखाती है उस और नाम लिखाती है, पूरी फैमिली के नाम लिखाती है, आपके अगर सिस्टर्स हैं वो अगर शादीशुदा हैं और उनके हस्बैंड उनका भी नाम लिखाती है, तो फिर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जांच का विषय है, तो उसमें वो गिरफ्तारी फिर नहीं करते हैं। उसमें होता क्या है, वो आपको बुलाएंगे फ़ोन करके कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया है दहेज प्रथा का 498 का, उसमें आपने आपके खिलाफ आपके परिवार में ये लोग हैं, इन सबके नाम लिखाए हैं और आप लोग उन्हें परेशान करते हैं। क्योंकि सिर्फ आप आ जाइए, एक मीडिएशन होता है, मीडिएशन सेंटर होता है, उसमें मीडिएशन होता है, मीडिएटर बैठता है उसमें और वो दोनों पक्षों को सुनता है। तो इसलिए डेट दी जाती है, फ़ोन पे आपको वो डेट देंगे और बताएंगे कि खाली पति आ जाए, और उस दिन जब डेट देंगे उस दिन आपको आना होता है। दोनों पक्ष सामने आमने होते हैं, आमने सामने, और उसके अंदर दोनों की सुनी जाती है और सुनने के बाद में वह निष्कर्ष निकलता है। अगर बात बनती है तो ठीक है, साथ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, शिकायत आपकी सुनी जाती है, उनकी भी सफाई सुनी जाती है। और इसके बाद में अगर मान लीजिए बात ना बनती है, बात नहीं बनी, दोनों बातें होती हैं, तो साथ में रहने की बात बन जाती है, यहाँ कि यहाँ नहीं रह सकते, अलग ही रहेंगे, तो सेपरेट होने की बात बन जाती है, उस पर भी कंप्रोमाइज होती है कि हाँ अलग अलग रहेंगे, हटिए, हमारा सामान आप दे दीजिए, आपका सामान हम दे देते हैं, अलग रहेंगे, ये स्थिति आती है। मान लीजिए इस स्थिति के बाद में भी अगर बात नहीं बनती है तो वहाँ पर होता क्या है, 498 का मुकदमा कायम होता है। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर एक चीज़ ये कर देते हैं। लेकिन एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें एक जजमेंट में आया था, राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश, एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये आया था कि वाइफ ने मुकदमा लिखाया था, तो वही जांच का विषय था। तो उसमें पुलिस वालों ने ये कह दिया था कि लाइए आप इनका जो स्त्री धन है, जो आपने सोना चांदी जो भी दिया है वो आप वापस कर दीजिए, और जो इन्होंने आपको सामान दिया है वो आप लाके थाने में जमा कराइए। फिर पति ने वो सब सामान लाके थाने में जमा करा था, वहाँ से रिसीविंग ली थी। तो उसमें हुआ क्या था कि 406 आईपीसी हट गई थी। 406 आईपीसी जब हट गई थी तो सिर्फ मुकदमे में 498 रह गई थी। उसमें होता क्या है, 406 आईपीसी हटने में उसमें 7 साल तक की सज़ा है। वो 406 जब हट गई तो 498 आईपीसी रह गया, उसमें 3 साल तक की सज़ा दहेज प्रथा में। तो उसमें एक प्रावधान है 441 सीआरपीसी का, एक फॉर्म आता है 41 का, वो पति से साइन करा लेते हैं पुलिस वाले कि ये साइन कर जाइए, इसे अपनी भाषा में कच्ची जमानत कहते हैं कि थाने से में कच्ची जमानत दे दी गई। वो असल में 41 का सीआरपीसी प्रावधान है, वो साइन करा लेते हैं। उसमें आपसे कहते हैं कि हम जब चार्जशीट दाखिल करेंगे आप उससे पहले उसमें बाद में जाकर के आप बेल करा लीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें सज़ा 3 साल से कम की है। अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है, लेकिन 7 साल से कम वाले मुकदमों में सज़ा एकदम गिरफ्तारी नहीं होती, उसमें आपको छूट दी जाती है। तो उसमें छूट दी गई और 41 सीआरपीसी का नोटिस साइन करा लिया गया। राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट उसमें। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए इस बीच में अगर आपको मुकदमा भी आपने बेल करा ली, जमानतें करा ली और उसका मुकदमा चल रहा है,
तो समय तो दोनों का खराब हो रहा है, लड़की का भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है, और पैसा भी खराब हो रहा है। इसमें होता क्या है, अगर नहीं रहना है मान लीजिए, तो आप लोग सेपरेट होने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में अलग शादी कर लेती हूँ या आप अलग रहेंगे, तो एक मुश्त जो धनराशि होती है, मान लीजिए अगर 5 लाख या 3 लाख या 4 लाख जो भी मांग रही है, आपकी सहमति पर राजीनामा हो जाए, वो आप उसको दीजिए। और सेक्शन 13A का जो मुकदमा होता है, सेक्शन 13 जो दोनों लोग मिल करके सेपरेट तरीके से सेपरेट होने के लिए फाइल करते हैं, तो उसमें 6-7 माह में आपका डिवोर्स का जजमेंट हो जाता है। लेकिन दोनों राजी होने चाहिए। सेक्शन 13B में, सेक्शन 13B का ही एक प्रावधान है, क्योंकि अगर नहीं आप लोग राजी हैं तो फिर आप बेल कराइए, मुकदमा चलने चाहिए। लेकिन ये होता है कि जब सामान वापस हो गया, आपका उन्होंने कर दी, आपने उनका कर दिया, तो कोई मतलब नहीं रह गया साथ रहने का। तो ये होता है कि जब नुकसान ना हो पैसे का भी, तो आप लोग साथ में ना रह करके एक डिवोर्स फाइल कर दीजिए सेक्शन 13B का, और दोनों अलग अलग रह करके अपनी सेपरेट ज़िंदगी बिताइए। ये प्रावधान कि दहेज प्रथा से क्या चीज़ बचें। और पहले तो आप जो है राजीनामा कंप्रोमाइज़, अगर जो मीडिएशन होता है, मीडिएटर एक बैठता है, तो आप उनकी अगर थोड़ी सी कहीं दबने की बात है और सुनने की बात है, तो उसको मान लीजिए और साथ में रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आप बढ़ सकते हैं FIR से, और जो कोर्ट कचहरी से आप बच सकते हैं, वहीं पर वो आपको मौका मिलता है। और वहाँ पर अगर आपका कंप्रोमाइज़ किस तरीके से नहीं हुआ, तो फिर तो आपको बेल भी करानी है और मुकदमा भी पूरा लड़ना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक रास्ता है कि मीडिएशन में ही आप मीडिएटर के बीच में अपना फैसला कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर भी। आगे की जानकारी और किसी नए मुकदमे में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।